हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस स्टडी टॉप 1 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स क्या पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स आज हम लोग का चैप्टर क्या स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 1 और 2 स्टार्ट का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और 2 क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 और 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग का क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और दूसरा क्या रहेगा, राज्य एवं राष्ट्रीय की आय। तो आज पार्ट 1 में कितने चैप्टर लिए, 2 चैप्टर लिए। 2 चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है ना, आपको वीवीआई मोस्ट वीवीआई वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसी को लिया गया है दोनों चैप्टर से। टारगेट 100% बोर्ड एग्जाम जो आपका एग्जाम है ना, उसके लिए 100% टारगेट करेगा। टारगेट कितना है आपका, अंक कितना आने का टारगेट है। आप इस चैनल से ना जुड़ेंगे तो आपको ना टारगेट ना 450 अंक प्लस आने का चांस रहेगा। क्या जो भी पढ़ाया जाएगा ना, उससे ना 100% जो भी पढ़ा जाएगा उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सही से पढ़ लेते इस चैनल पर, तो क्या करते हैं, आपका नंबर दम करीब करना 400 प्लस 450 प्लस आने का चांस रहेगा। पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 में हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके दो कार्य कौन कौन से। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके दो कार्य कौन कहते हैं। आंसर क्या है आपका, अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था, व्यवस्था को हम तंत्र बोलते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं संपादित होती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग विभाग, परिवहन, संचार आदि। मतलब अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित, जिसके अंदर क्या आता है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित, जैसे कृषि हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, बैंकिंग बीमा हो जाएगा, परिवहन, संचार आदि। क्या है, इनके दो कार्य निम्नलिखित हैं। इनके कार्य बहुत सारे हैं, लेकिन इनके हम लोग कितना बताया, दो कार्य ना बोला था, इसलिए हम कितने कार्य के दो कार्य का आंसर देते हैं। इनके दो कार्य निम्नलिखित है। पहला क्या है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्या करना है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। दूसरा था, लोगों के आवश्यकताओं के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। क्या है, लोगों के आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। आपका दूसरा है, आर्थिक नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न प्रकार के विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए, आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश की संसाधन एवं विभिन्न प्रकार की विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहता है। मतलब संसाधन का विभिन्न प्रकार के विकास हेतु, देश के विकास हेतु ना प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसका क्या, इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, भारत में व्यापात गरीबी को समाप्त करना। भारत में व्यापात गरीबी को समाप्त, भारत में बहुत सारी गरीबी, उसको क्या करना, समाप्त करना। शिक्षा के गुणवत्ताओं में सुधार लाना। क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करना है, सुधार लाना। देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य एवं रोजगार प्रदान करना। देशवासियों के लिए ना बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा प्रदान करना। आपका तीसरा हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन। क्या करना, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाई होती है। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती है। पहला क्या है, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए कठिनाई। क्या होता है, पहला क्या जाएगा, आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। दूसरा, मूल्य को मापने में कठिनाई। दोहरी गणना की संभावना में कठिनाई, मतलब दोहरी गणना की संभावना में कठिनाई। तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ है। तो पहला क्या था, आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई होता है, मूल्य के मापने के में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना में कठिनाई। 4 नंबर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होते हैं। तो ये स्वामित्व मतलब होता है मालिक। क्या होता है, मालिक, स्वयं मालिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वयं मालिक। तो बोला, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व मतलब स्वयं मालिक सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होते हैं। मतलब स्वामित्व मतलब स्वयं मालिक, तो सरकार तथा निजी व्यक्ति इसके मालिक होते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित व्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो मिश्रण होना, किसी चीज का मिश्रण होना। तो इसमें किसका है, पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों का मिश्रण था, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं।
इसका दूसरा तरीका क्या हो जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जहाँ उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होते हैं। अगला है 5 नंबर, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं अथवा आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, या आधार संरचना किसे कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बोला है कि आंसर क्या रहेगा, आधारभूत संरचना या आर्थिक संरचना का महत्व वैसे सुविधाओं या सेवाओं से है जो देश के विकास के लिए आर्थिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि। मतलब आर्थिक आधारभूत संरचना किसे कहते हैं अथवा आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, तो इसका होता है कि आधारभूत संरचना या आर्थिक संरचना का महत्व है वैसे सुविधा क्या है, वैसे सुविधाओं या सेवाओं से है जो देश के विकास के लिए आर्थिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मतलब देश के विकास के लिए जो आर्थिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उसे क्या कहते हैं, आधारभूत आर्थिक आधारभूत संरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे क्या रहेगा आपका, तो आधारभूत संरचना या आर्थिक संरचना का महत्व वैसे सुविधाओं या सेवाओं से है जो देश के विकास के लिए आर्थिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि। जिस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जितना मजबूत होता है वह देश उतना ही तेजी से विकास, जिस देश की आर्थिक व्यवस्था जितना अधिक होता है वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगी। क्या करेगी, विकास करेगी। आर्थिक अर्थव्यवस्था को ना किसी भी देश का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहता है, रीढ़ का हड्डी किसे कहता है, तो आर्थिक अर्थव्यवस्था को रीढ़ का हड्डी भी कहा जाता है। छठा क्या है, आय से आप क्या समझते हैं, मतलब आय से क्या समझते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। देखिए आय बहुत है, जब कोई व्यक्ति ना किसी भी प्रकार शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, वह शारीरिक से करे या मानसिक रूप से कार्य करे और उस कार्य के लिए बदले में जो पारिश्रमिक मतलब पैसा मिलता है, उसका फल मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। अगर मान लो कोई मजदूर किसी के यहाँ काम करता है तो क्या होता है, शारीरिक काम किया, क्या शारीरिक काम किया, तो उसके लिए कुछ उसे पैसा मिलता है, उसको क्या कहते हैं, पारिश्रमिक मिलता है। मतलब क्या मिलता है, उसके लिए कुछ पैसा मिलता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्या हुआ, शारीरिक कार्य हो, क्या हुआ, मानसिक कार्य। कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पढ़ा रहा है ना, तो क्या कर रहा है, मानसिक कार्य कर रहा है ना, वहाँ पर उसको कुछ पैसा मिलेगा पढ़ाने के बदले, तो उसको क्या कहते हैं, मानसिक कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। पहला क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, 7 नंबर क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय देश के प्रत्येक व्यक्तियों का एक औसत आय होता है प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय देश के प्रत्येक व्यक्तियों का एक औसत आय होता है। क्या है, औसत आय होता है, प्रत्येक व्यक्ति का एक औसत आय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय देश के प्रत्येक व्यक्तियों का एक औसत आय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्याओं से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो दोनों तरीका से हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। पहला क्या, 8 नंबर क्या है, सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है, कुल सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसको ऐसे भी पूछ सकता है। तो सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं या कुल सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं, दोनों का आंसर एक ही होगा। आंसर क्या है आपका, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, मतलब रुपया या मौद्रिक मूल्य, मुद्रा मतलब मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। ग्रॉस डिस्पोजिट प्रोडक्ट क्या कहता है, ग्रॉस डिस्पोजिट प्रोडक्ट कहा जाता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का गणना करना पड़ता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का गणना करना पड़ता है। अगला आपका 9 नंबर क्या हो जाएगा, 9 नंबर, सतत विकास क्या है अथवा सतत विकास समय की आवश्यकता है, इस कथन को स्पष्ट करें। तो सतत विकास ऐसा विकास है जो जारी रह सके, मतलब सतत विकास ऐसा विकास है जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास न केवल वर्तमान पीढ़ी, मतलब वर्तमान जो आने वाला
पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी, मतलब जो आने वाला पीढ़ी उसको भी लिए, मतलब वर्तमान जो अभी का पीढ़ी है, जो आने वाला भावी मतलब क्या, आने वाला पीढ़ी के विकास को भी ध्यान रखा जाता है। मतलब क्या होता है, सतत विकास एक ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी के विकास के भी ध्यान रखा जाता है। किसमें, सकल विकास में, सतत विकास में रखा जाता है। सतत विकास समय की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी किया जाती है। मतलब जो आने वाला समय में सतत विकास बहुत आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में बिना भावी पीढ़ी के क्षमता या योग्यताओं के समझौते किए पूरी की जाती है। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन इस मतलब दोनों चैप्टर का लास्ट है। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर बोल रहा है कि गरीबी ही गरीब को जन्म देती, गरीबी ही गरीब को जन्म देती है, कैसे अथवा आय का गरीब के साथ क्या संबंध है, स्थापित करते हो जाएगा। गरीबी इसलिए गरीब है कि गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदावार अधिक है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। अतः गरीब का कुचक्र अनवरत चलता रहता है। इसका अर्थ है कि गरीब ही गरीब को जन्म देता है। देखिए, गरीब इसलिए गरीब है कि उनकी आय बहुत ही कम होती है, जिसमें वो अपना क्या करता है, गुजारा सही से नहीं करता। उसमें क्या होता है, उन लोगों के पास ना अशिक्षा और अज्ञानता, मतलब शिक्षा नहीं रहता है और ज्ञान भी नहीं, अज्ञानता लोग रहते हैं ना, जिसके कारण क्या होता है, उनके बच्चे की पैदावार अधिक होती है। तो मतलब उनके बच्चे की पैदावार होने से क्या होता है, वहाँ पर किसी मतलब बच्चे के ज़्यादा पैदावार करने, परिवर्ष करने में दिक्कत होता है, परिवर्ष बच्चे को करने में दिक्कत होता है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी ना अधिक गरीब हो जाती है, मतलब उससे उनसे भी अधिक गरीब हो जाते हैं। अतः गरीब का कुचक्र अनवरत चलते रहता है, जो चक्र है ना उसको चलते रहता है। इसका अर्थ है कि गरीब ही गरीब को जन्म देता है। जो चक्र चलते रहता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गरीब ही गरीब को जन्म देता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। देखिए, इस जो भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप क्या करें, इसको नोट करके अच्छे तरह से याद कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला जो भी क्वेश्चन पढ़ा है उसी से आपको क्वेश्चन आने। जो 10 क्वेश्चन है चैप्टर 1 और 2, जो भी क्वेश्चन चैप्टर 1 और 2 से पूछेगा ना इकोनॉमिक्स में ना, इससे बाहर नहीं पूछेगा आपको। मतलब इसको 10 क्वेश्चन याद रखें तो आपको 2 क्वेश्चन इससे आ जाएगा इकोनॉमिक्स में। ये 2 तो आना ही है इससे क्वेश्चन। क्या करें, 10 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। अब क्या है, पार्ट 2 देखेंगे, अगला क्या हो जाएगा, पार्ट 2 में अगले 2 चैप्टर को देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। देखिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।